हेलो बच्चों, वंस अगेन दिस इज कुलदीप बहुगुणा। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, जो कि एक अलग प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी दैट इज बेस्ड ऑन सी लैंग्वेज। सी नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए मॉडर्न सी लैंग्वेज। तो मॉडर्न सी लैंग्वेज हम इसलिए कह रहे हैं कि जो सी हम एक्चुअली अभी पढ़ते आए हैं एकेडमिक्स के अंदर, और जो इंडस्ट्री में सी यूज हो रही है दैट इज नोन एज C23, that is the current version of C, that is the current version of C language। तो इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, इस पूरी सीरीज के अंदर हम ये देखेंगे कि C23 में क्या बेहतरीन बदलाव, चेंजेस और इन्हेंसमेंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो ओरिजिनल सी में नहीं थे। ठीक है, मैं पहला ही प्रोग्राम जो लिखूंगा वहां पर आपको थोड़ा बहुत चीजें C23 की देखने को मिलना चालू हो जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो पहले से हैं लेकिन हमने इस्तेमाल नहीं करी हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिनको हमने इस्तेमाल किया है, उसको हम यूज भी कर रहे हैं, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन है, जो उसका मीनिंग है, वो गलत है। तो उन चीजों को थोड़ा सा हम ठीक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे ले रहे हैं। तो मैं अपनी डेडिकेटेड डायरेक्टरी जो विद्या सूत्रम के लिए, जहाँ पे अलग अलग डोमेन पे बात हो रही है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे अलग अलग ये एलाइट टेक इंटरव्यू सीरीज है, जावा के लिए अलग है, सारी चीजें अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो अभी हम बात करेंगे अपने पहले प्रोग्रामिंग लेक्चर की, विच इज बेस्ड ऑन सी, और यू कैन से मॉडर्न सी, प्रोग्रामिंग मॉडर्न सी लैंग्वेज, लेक्चर नंबर 1। तो मैं बहुत ही स्क्रैच से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आया और मैंने इस लोकेशन पे एक फोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर, और इसको मैं नाम दे रहा हूं मॉडर्न सी लैंग्वेज। क्लियर? तो आपके सामने ये डायरेक्टरी अवेलेबल हो गई है विच इज नेम्ड एज मॉडर्न सी लैंग्वेज। इसमें हम काम करेंगे। तो यहां पर हम अपना पहला लेक्चर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो टूल्स इनिशियल लेवल पे बहुत ही प्लेन मैं यूज कर रहा हूं, जैसे आपने सी के या जावा के लेक्चर में आपने देखा होगा। तो जो टूल्स मैं यहाँ पे यूज करूंगा दैट इज नोटपैड इनिशियली, और कंपाइलेशन के लिए जो मैं टूल यूज करूंगा दैट इज कमांड लाइन कंपाइलर। मैं कमांड लाइन कंपाइलर यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, कमांड लाइन कंपाइलर। तो बच्चों मैं जो कंपाइलर यूज करूंगा दैट इज GNU-C कंपाइलर। GCC की अगर हम बात करते हैं तो ये दो टर्म होती हैं एक्चुअली। GCC सिर्फ कंपाइलर का ही नाम नहीं है। GCC ओरिजिनली जो है वो है आपका GNU, द मीनिंग ऑफ J इज GNU, और C का मतलब है कंपाइलर, और अगले C का मतलब है कलेक्शन, GNU कंपाइलर कलेक्शन। तो GNU के जो कंपाइलर कलेक्शन है, वहां पर जो डेडिकेटेड कंपाइलर सी लैंग्वेज के लिए, उसका नाम GCC है। ये हम यूज करेंगे, और इसका ऑलमोस्ट हम सीरीज 15 के बाद का ही कंपाइलर यूज करेंगे। जो लेटेस्ट सीरीज है अभी हम चेक कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज 16.0 और 16.1। मैं जो यूज कर रहा हूँ दैट इज 15.x सीरीज। और यहीं पर कुछ कंपैरिजन करने के लिए मैं G++ एक कंपाइलर यूज करूंगा दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू डील विद C++ प्रोग्राम्स। GCC आपको मदद देगा C के साथ डील करने में। क्लियर? तो इनके लेटेस्ट वर्जन यूज करने के पीछे जो मकसद है वो यही है कि C23 में जो नए एनहेंसमेंट हुए हैं, जो लैंग्वेज में नए बदलाव हुए हैं, उनको आप यहाँ पर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सको और उनका एडवांटेज डिसएडवांटेज आप एक तरीके से देख सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले टास्क ये होगा कि आपको कंपाइलर को इंस्टॉल कर देना है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। हार्डली इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ योर प्रोसेसर। तो ये ज्यादा समय नहीं लेगा। तो मैं अपनी डायरेक्टरी को यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। ऊपर ये जो पाथ आता है तो आपको दिखाई दे रहा होगा, माई ड्राइव इज C विच कंटेन्स अ फोल्डर विद्या सूत्रम। देन अगेन विद्या सूत्रम कंटेन्स अनदर फोल्डर whose name is modern C language, जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है। तो इस सेगमेंट को आप सेलेक्ट करिए और तेजी के साथ अपने कीबोर्ड से CMD टाइप कीजिए, CMD, देन हिट एंटर।
ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप CMD लोअर केस अपर केस कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपको शेल लॉन्च करके दे देगा। इसको डॉस कहते हैं कुछ लोग इसको कमांड प्रॉम्प्ट कह देते हैं, कुछ लोग इसको शेल विंडो कह देते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप इसे शेल बोलें। तो आप शेल में आ जाइए, क्लियर, और इसको यहाँ पे क्लियर कर दीजिए, क्लियर स्क्रीन। आपको अलग से एक मिसलेनियस प्लेलिस्ट एक हम बनाएंगे जहां पर आपको इस सेल को कैसे यूज करना है, या हिडन फीचर्स सेल के क्या क्या हैं, कुछ हिडन कमांड्स हैं जिनका जनरली एकेडमिक्स में इतना ज्यादा एक्सपोजर बच्चे को नहीं मिल पाता है। तो वो सारी चीजों के लिए अलग एक प्लेलिस्ट हम बना देंगे जिसको हम टाइटल दे देंगे मास्टर शेल, और यू कैन से मास्टर कमांड प्रॉम्प्ट। तो आप वहां पर हिडन कमांड्स देख सकते हैं जो आमतौर पे एक डेवलपर को मालूम होनी चाहिए। तो चलिए, तो अगर आपको ये क्रॉस चेक करना है इस मोमेंट पे कि आपके पास कंपाइलर अवेलेबल है या नहीं बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करना। आप कंपाइलर का नाम बेटा यहाँ पे टाइप कर दीजिए, GCC लिख दीजिए। ये GCC एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप इसको लोअर केस में लिखें या अपर केस में लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो आप GCC लिखिए और एंटर हिट कर दीजिए। तो ये देखिए, अगर इस तरीके से एरर आने लगे तो इट मीन्स यू हैव अ कंपाइलर। क्लियर, वो कह रहा है कि यस यू आर ट्राइंग टू यूज द कंपाइलर GCC बट इट शोज यू अ फैटल एरर। फैटल एरर का मतलब होता है कि आपने कोई इनपुट इसको प्रोवाइड नहीं करा। अगर आप कंपाइलर की बात करते हैं तो आपको कंपाइल करने के लिए कंपाइलर को एक सोर्स कोड या एक कंपाइलेशन यूनिट डेवलप करके देनी पड़ेगी। तो इमीडिएटली उसने कंपाइलेशन के प्रोसेस को यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। क्लियर, तो कैसे कंपाइलर को इफेक्टिव वे में यूज करेंगे, तो उसका तरीका ये है GCC स्पेस और आप अपना प्रोग्राम जो भी आपने डेवलप करा है C लैंग्वेज में वो यहाँ पे दे देंगे। आप अपने प्रोग्राम को कोई भी टाइटल दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ प्रोग्राम 1 डॉट और एक्सटेंशन डॉट C। अब ध्यान रखेंगे एक्सटेंशन C होना चाहिए। अगर हम एक्सटेंशन C नहीं रखते हैं तो क्या ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, बिहेवियर किस तरीके से एप्लीकेशन का बदल सकता है, प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोसेस का बदल सकता है। तो ये आप आगे देखने वाले हैं। कुछ चीजें शायद आप इसी लेक्चर में अभी एक्सपीरियंस करें, एग्जामिन करें। तो मैं ये लिखूंगा और एंटर हिट करूंगा। तो इस कमांड का ही मीनिंग है कि मैं अपने कंपाइलर को बोल रहा हूं कि भैया देयर इज अ फाइल whose name is p1.c which belongs to a directory whose name is modern C language, so we are trying to compile this particular file। मगर बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि p1.c नाम का कोई फाइल तो हमने बनाया ही नहीं। तो मैं जैसे ही एंटर हिट करता हूं अगेन द एरर इज सेम। और ये क्या कह रहा है, फैटल एरर p1.c नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कंपाइलेशन टर्मिनेटेड। क्लियर, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे और एक फाइल क्रिएट कर देंगे। अच्छा, उससे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सक्सेसफुली कंपाइलर को इंस्टॉल कर दिया है तो आप अपने सिस्टम पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को कॉन्फ़िगर कर दीजिए। वो अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो हम क्रिएट करके दे देंगे। एक बार आपने सक्सेसफुली बच्चों एनवायरनमेंट वेरिएबल कॉन्फ़िगर कर दिया है तो आप कंपाइलर को कहीं से भी, किसी भी ड्राइव से, किसी भी फोल्डर से इन्वोक कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपको मेरे इस सिस्टम पे चेक करना है कि कहां पर कंपाइलर है, या अचानक कोई आपसे आके पूछे कि भैया आपका C का कंपाइलर कहां पड़ा हुआ है, तो डॉस की एक बहुत ही बेहतरीन कमांड है बेटा, वेयर। आप इसको लिखिए वेयर और आगे अपने टूल का नाम GCC। तो ये बता देगा कि भाई ये जो कंपाइलर है मेरे सिस्टम पे C ड्राइव में एक फोल्डर है सॉफ्टवेयर्स, वहां पर ये सीरीज मैं यूज कर रहा हूँ 15.1 और एक पूरा ये डायरेक्टरी है, इसके अंदर एक फोल्डर है बिन और उस बिन फोल्डर में एक फाइल पड़ी हुई है gcc.exe। .exe देख के क्लियर हो जाता है कि इट इज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये एक टूल है जिसको आप डेवलपमेंट के अंदर यूज करने वाले, विच इज ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंट टूल। बच्चों जनरली ये जो डेवलपमेंट टूल्स होते हैं ये बिन फोल्डर में ही देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पैरेलली जावा डोमेन की बात भी कर रहा होता हूँ और सेम विद्या सूत्रम पे जब आप मेरे जावा के लेक्चर्स देखेंगे तो अगर आप वहां पे क्रॉस क्वेश्चन करें कि भैया हमारा जावा का कंपाइलर सिस्टम पे कहां पर है, तो आप सेम कमांड यहाँ पे दे सकते हैं। बस आपको GCC को रिप्लेस किससे कर देना है, जावा C से। एंटर हिट करिए। तो ये दो लोकेशंस हैं जहां पर आपका ये कंपाइलर हो सकता है। तो जो एग्जैक्टली ये है आपका कंपाइलर दैट इज javac.exe। अगेन इट इज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल और ये एक फोल्डर में है, बिन फोल्डर में।
ये एक फोल्डर में है JDK 26.01, इसका मतलब मैं लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ जावा का। क्लियर? JDK का सेंस होता है जावा डेवलपमेंट किट, हम जावा पे नहीं बोलेंगे क्योंकि सेक्शन हमें ये C ओरिएंटेड रखना है। जावा की बातें आपको जावा की प्लेलिस्ट में मिलना चालू हो जाएंगी। तो बच्चों ये वीआर कमांड बड़ी बेहतरीन कमांड है, इसकी मदद से आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर टूल आपके सिस्टम पे कहां पर मौजूद है। बस थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर एक चीज है जो आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो डायरेक्टरी थी जिधर कंपाइलर है दैट इज बिन, एंड सेम हियर इफ यू टॉक अबाउट योर जावा कंपाइलर इट आल्सो बिलोंग्स टू द सेम डायरेक्टरी हुज नेम इज बिन। दोनों जगह कंटेनर का नाम या दोनों जगह फोल्डर का नाम बिन है, और बिन का एक ही सेंस होता है बाइनरी, और बाइनरी का मीनिंग है 0 and 1। तो यहाँ पे बेसिकली एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं बिन फोल्डर में, या आपकी डेवलपमेंट किट का या आपके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का पार्ट होता है जहां पर आपके टूल्स पड़े होते हैं। क्लियर? तो अब हमारे पास हमारे इस फोल्डर में मॉडर्न सी लैंग्वेज में कोई फाइल नहीं है, तो हम अपना पहला प्रोग्राम बनाते हैं। हम लेक्चर की लेंथ को ध्यान रखेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, तो हम एक लेक्चर एक फाइल बनाएंगे, उसको सेव करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे। कंपाइलेशन के बाद देखेंगे कि वाकई में उसे फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जा सकता है या नहीं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इस कोड का काफ़ी डेप्थ में जाके एनालिसिस करेंगे, आकलन करेंगे कि आखिर इस कोड में क्या हो रहा है और क्या अलग है जो हम ट्रेडिशनली या कन्वेंशनली जो सी के प्रोग्राम्स हम एकेडमिक्स में बनाते आए हैं उससे अलग इसमें क्या चल रहा है। क्लियर? तो चलिए फाइल बनाते हैं। मैं प्लेन नोटपैड यूज कर रहा हूं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा नोटपैड प्रोग्राम नंबर 1.c। ध्यान रखिएगा एक्सटेंशन C होना चाहिए। एक्सटेंशंस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर केस सेंसिटिव भी होता है, तो जो मेरा ये C है दैट शुड बी ऑलवेज इन लोअर केस। इसे अगर हम अपर केस में कर देंगे तो क्या होगा, वो आने वाले लेक्चर्स में आपको बता दिया जाएगा, प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी भारी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है अगर ये एक्सटेंशन मैं अपर केस में कर देता हूँ। ठीक है? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन p1.c and p1.c. In first scenario the c is in upper case and in the second scenario the c is in lower case. Clear? तो अब यहाँ पर आइए और इसको क्या कर दीजिए p1.c। तो अब आप कह रहे हैं कि नोटपैड भैया इस फाइल को ओपन करो, तो ये फाइल तो है नहीं बेटा। तो ये बोलेगा डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल, क्योंकि इसे मिला नहीं। तो यस वी रियली वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल। बस तो बच्चों अब आप यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। तो कोड लिखने का जो पैटर्न है जनरली वो कुछ इस तरीके से लिख रहे होते हैं लोग। इंटीजर मेन क्या है, क्या है मेन, अगले लेक्चर में डेप्थ में डिस्कस करेंगे। राउंड ब्रैकेट्स के बीच में आप गैप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ये एंड और मेन के बीच में मिनिमम एक स्पेस होना चाहिए। एक से ज्यादा कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता। अब आप इधर आ जाइए, एंगल ब्रैकेट परसेंटेज एंगल ब्रैकेट। तो ये पहला थोड़ा सा एक नयापन आपको प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। आमतौर पे इसके लिए आप ये सिंबल यूज करते हो, ओपनिंग करली ब्रेसेस, और नीचे आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, क्लोजिंग करली ब्रेसेस। तो मैं जानबूझ के ओपनिंग करली ब्रेसेस की जगह ये एक ऑल्टरनेटिव सिंबल यूज कर रहा हूं, क्लोजिंग करली ब्रेसेस की जगह भी एक ऑल्टरनेटिव सिंबल यूज कर रहा हूं। आने वाले लेक्चर में इसके ऊपर हम डिस्कशन कर देंगे कि आखिर हम ये क्यों यूज कर पा रहे हैं, ये इसका क्या एडवांटेज हो सकता है। तो मैंने ये जानबूझ के लिखा है ताकि किसी इंटरव्यू के अंदर आपको अगर ये चीज देखने को मिले तो आप परेशान ना हो। क्लियर? तो अब मैं यहां पर आया और मैंने यहां पे क्या लिखा, प्रिंट एफ, और यहां पे मैं कुछ प्रिंट करने जा रहा हूं, हेलो फ्रॉम विद्या सूत्रम बाय कुलदीप बहुगुणा। क्लियर? और इसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं रिटर्न 0। तो इतना लिख के मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एस दबा दिया है। मान लीजिए देखिए मैं अगर इसमें कोई चेंज कर रहा हूं तो यहाँ पे देखिए आप डॉट का सिंबल आ रहा है इस क्रॉस की जगह। जब तक अगर ये मैं कर्सर इधर रखता हूं और उस जगह पे डॉट आ रहा है तो मेरी फाइल में चेंजेस हुए हैं और मैंने उनको सेव नहीं करा है। तो अगर मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा तो वो डॉट वहां से हट जाएगा बेटा। ये देखो वहां पे क्रॉस आ गया।
कि आप इमीडिएटली यू कैन क्लोज दिस पर्टिकुलर फाइल, क्योंकि जो भी कुछ था आपने सेव कर चुके हो। तो ये चीजें एकदम नई हो सकती हैं कुछ कैंडिडेट्स के लिए, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से पढ़ी हुई है, तो उनको तो बहुत ही जरूरी है ये सेशंस, ताकि जो भी चीजें उन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस की हैं टेक्नोलॉजी को लेके, उस सेम टेक्नोलॉजी को सोचने का एक नया व्यू, एक नया एंगल उनको मिल सके। तो हियर वी हैव क्रिएटेड अ फंक्शन। क्या होता है फंक्शन, आप आगे समझेंगे। तो हमने एक फंक्शन बना दिया है, उससे पहले हमने यहाँ पे इंट लिख दिया है। आपको पढ़ाया जाएगा कि ये इंट यहाँ पे एक कीवर्ड है। गलती से भी कोई बच्चा मेन को कीवर्ड ट्रीट नहीं करेगा। मैं इंटरव्यू ले रहा होता हूँ, मैं बच्चे से पूछता हूँ कि भाई ये जो प्रोग्राम है इसमें बताइए टोटल कीवर्ड्स कितने हैं, तो बच्चा वहां पे मेन और प्रिंटफ को भी इन्वॉल्व कर देता है। बिल्कुल भी नहीं। कोई अगर कहता भी है कि ये कीवर्ड है, एकदम बकवास कर रहा है, वो गलत बात कर रहा है। ठीक है, एक मैथ डेवलप कर दिया गया है, तो ये गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। मेन एक आइडेंटिफायर है बेटा, उसी तरीके से प्रिंटफ भी एक आइडेंटिफायर है, आपको पढ़ाया जाएगा। आइडेंटिफायर का एक ही मतलब होता है नाम। मेन नाम है एक फंक्शन का, उसी तरीके से प्रिंटफ भी नाम है एक फंक्शन का। पूरे प्रोग्राम में इफ समवन आस्क यू हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर in this phase, so here in this particular program we have only two keywords. First one is integer and the second one is return. Clear? बच्चों, हमने रिटर्न के आगे जीरो क्यों लिखा है ये भी हम आगे समझेंगे, पर हम इसे ऐसे नहीं समझेंगे कि भी प्रोग्राम में मेन के एंड में एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए रिटर्न जीरो लिख देते हैं। एकदम गलत बात है ये, ऐसे नहीं समझेंगे। रिटर्न जीरो को आप थोड़ी देर के लिए ऐसे कह सकते हो कि भाई हम रिटर्न कर रहे हैं एक वैल्यू, और वो वैल्यू क्या है, जीरो, और जीरो क्या है, एक इंटीजर। अब ये किसको रिटर्न कर रहे हैं ये हमें धीरे धीरे आगे समझना पड़ेगा और हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एक सीरियस ऑर्गेनाइजेशन जब पूछती है तो वो ये सारे फंडामेंटल्स आपके क्रॉस चेक करती है। तो चलिए इतने कोड को लिखते हैं, सेव करते हैं, और अभी मेरा इस लेक्चर में मोटो ये होगा कि मैं इसे कंपाइल कर पा रहा हूं ये नहीं। क्लियर बच्चों? तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है, मैं यहां पर आया। कंपाइलेशन का तरीका सेम वही है। कंपाइलर का नाम GCC GNU कंपाइलर कलेक्शन, विच इज अ पार्ट ऑफ GCC GNU C कंपाइलर, विच इज अ पार्ट ऑफ GCC GNU कंपाइलर कलेक्शन। क्लियर? तो आपने अपने कंपाइलर को बुलाया GCC, अपना फाइल दिया P1, आप टैब भी दबा सकते हैं P1.C। नाउ हिट एंटर। तो अगर कोई इश्यू होगा तो ये आपको बताएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर रहा हूं विंडो को, ताकि आप पीछे भी देखते रहें पैरेलली। ये आपकी डायरेक्टरी है मॉडर्न सी लैंग्वेज, जिसमें सिर्फ एक फाइल है P1.C, विच इज अ C फाइल। अब आप कंपाइलेशन के लिए आए, कंपाइलर का नाम क्या है, GCC। बेटा उसके बाद आपको स्पेस देना है, फाइल का नाम क्या है, P1.C, एंटर हिट कर देना है बच्चों। तो जैसे आप एंटर हिट करते हो, देखो यहाँ एरर आ गया। वन एरर इज देयर, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन printf। फिर ये कुछ कहता है इंक्लूड करो, ये नोट है। एरर और नोट में डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद वार्निंग है, ये तीसरी चीज है। एरर का क्या मीनिंग है, नोट का क्या मीनिंग है, वार्निंग का क्या मीनिंग है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर ये ज्यादा टाइम ना लेके फिलहाल यहाँ अगर आखिरी स्टेटमेंट को पढ़ूं नोट, तो उसमें लिखा है इंक्लूड कर लो ये स्टेटमेंट अपने कोड में। तो कभी आपने पढ़ा होगा अपने करियर के अंदर या शुरुआती दिनों में स्टंटेड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल, इसको इंक्लूड कर लो। तो इसको इंक्लूड करना मैंडेटरी नहीं है बच्चों, क्योंकि यहीं पे वो साथ में क्या कह रहा है, और प्रोवाइड करो डिक्लेरेशन किस फंक्शन का, printf का। तो बच्चों मैं इधर आया, मैंने यहाँ पे CLS लिखा। प्रोग्राम को आगे कंप्लीट करने के लिए मैं इस विंडो को यहाँ पे ले आता हूं। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे प्रोटोटाइप मेंटेन कर दिया किसका, printf फंक्शन का, डिक्लेरेशन भी जिसे कहते हैं। मैं अगर आपको दोबारा एरर दिखाऊं तो एरर में लिखा हुआ ये आया था कि और प्रोवाइड अ डिक्लेरेशन ऑफ printf। तो डिक्लेरेशन क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सब आप प्लेलिस्ट में आगे धीरे धीरे एक्सप्लोर करना चालू करेंगे। तो बस डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से बनेगा printf का। इंटीजर रिटर्न टाइप है printf का। ये इंटीजर क्यों है इसका रिटर्न टाइप, आप आगे पढ़ोगे। देन नेम ऑफ फंक्शन इज printf, और उसके बाद यहाँ पर इसकी पैरामीटर लिस्ट, आखिर में सेमीकोलन आएगा और यहाँ इसकी पैरामीटर लिस्ट मेंटेन होगी। क्या होता है पैरामीटर लिस्ट, क्या होता है रिटर्न टाइप, क्या मकसद है पैरामीटर्स का,
ये सब आप आगे समझोगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम एक डेटा कीवर्ड यूज करेंगे कॉन्स्ट, फिर एक डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे कैरेक्टर पॉइंटर। ये पॉइंटर का सिंबल है यहाँ पे। इसके अलावा ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरह भी यूज होता है। इसके अलावा ये आगे चल के मल्टीलाइन कमेंट्स बनाते वक्त भी ये सिंबल यूज होता है। इसके अलावा जब आप पॉइंटर पढ़ेंगे तो आगे चल के वहाँ ये इनडायरेक्शन में भी यूज होता है ना। तो अभी मैं इसको आपके लिए खामखा कंफ्यूजन इस मोमेंट पे क्रिएट नहीं करना चाहूंगा। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कैरेक्टर पॉइंटर कांस्टेंट कॉमा और डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगाना है बच्चों। इन 3 डॉट्स को कहा जाता है एलिप्सिस ऑपरेटर। सेम प्लेलिस्ट में आपको एक अलग लेक्चर मिलेगा जहां पर मेरे को मिनिमम 1 घंटा लग जाएगा इस चीज को समझाने में, तो ये आपको आगे मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इतनी हाईलाइटेड सेगमेंट को बोल देता हूँ, इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ विच फंक्शन, प्रिंटफ फंक्शन। हमने सेव किया, हम इधर आए, हम कंपाइलेशन के लिए गए, फोल्डर पे नजर रखेंगे, यहाँ आएंगे, कंपाइलेशन के लिए गए, एंटर हिट करा, परफेक्ट। और पीछे देखिए ये .exe दैट इज योर एंड प्रोडक्ट। तो रन करिए, ए हेलो फ्रॉम विद्यासूत्रम बाय कुलदीप बहुगुणा। तो मैं लेक्चर में जो बात मेनली यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूं वो ये है कि मैंने पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी stdio.h नाम की हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करी है। तो एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ा सेक्शन एकेडमिक्स के अंदर एक गलती कर रहा है। वो stdio.h को एक लाइब्रेरी समझ रहा है। वो लाइब्रेरी नहीं है बेटा, वो इंक्लूड फाइल है, वो हेडर फाइल है। तो लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं, इंक्लूड फाइल्स क्या होती हैं, लाइब्रेरी फाइल्स में या इंक्लूड फाइल्स में डिफरेंस क्या होता है, ये सारा आपको इस प्लेलिस्ट में आगे मिलना चालू हो जाएगा। आप अपनी खुद की लाइब्रेरी कैसे बनाएंगे किसी एप्लीकेशन के अंदर डेवलपमेंट के दौरान, इफ समवन वांट्स अ सी लाइब्रेरी फ्रॉम यू, हाउ यू विल प्रोवाइड अ लाइब्रेरी। तो यहीं पर आपको अलग एक सेपरेट लेक्चर मिल जाएगा कि हाउ टू क्रिएट अ लाइब्रेरी ऑफ योर ओन। क्लियर। तो फिलहाल बच्चों इस लेक्चर को मैं यहीं पे विराम दूंगा और फिर आगे फर्दर इसी में आगे इसको हम कंटिन्यू करते जाएंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आइडेंटिफायर्स हैं, ऑल्टरनेट ये जो सिंबल्स हैं, ये आइडेंटिफायर नहीं है। देखिए ये स्लिप ऑफ टंग है, ये गलती है मेरी, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। ये आइडेंटिफायर नहीं है, ये क्या है, ऑल्टरनेट सिंबल्स। कर्ली ब्रेसेस के लिए ये 2 ऑल्टरनेट सिंबल्स हैं। क्या इनका मकसद है ये मैंने नहीं बताया। दैट स्टेटमेंट, दैट पर्टिकुलर सिंगल लाइन स्टेटमेंट बिहेव्स एज अ प्रोटोटाइप ऑफ विच फंक्शन प्रिंटफ। क्या ये मीनिंग है इसका, आगे सेपरेट एक लेक्चर है। रिटर्न 0 किसको रिटर्न कर रहा है, कौन रिटर्न कर रहा है, क्या ये 0 का सिग्निफिकेंस है, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल इसने सक्सेसफुली कंपाइल कर दिया है, कंपाइल करके इसने हमें एक exe दे दी है और हमारे पास आउटपुट आ गया है। आगे चल के मेरे को ये भी आपको बताना पड़ेगा कि exe बना के देने वाला कंपाइलर ही होता है या कोई और होता है। तो बच्चों फिलहाल हम लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं और आगे आने वाले सेशंस में इसको हम देखना चालू करेंगे। क्लियर। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल।